Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 1, Block 4, MPCE 012, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. The other part that I have made, you will get the link of that part in the description section. So kindly check the description section for the remaining parts. Let us start with today's video. This video is about न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट. अभी तक जो हम बात कर रहे थे, हम बहुत सारे असेसमेंट्स एंड कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में अभी तक पढ़ते आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में, है ना. और बहुत सारे टेस्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टेस्ट हमें चेक करने के लिए लगाए जा सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक भी हमने पढ़ी. अब जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर ब्रेन. अब इन्होंने क्या बताया है उसके उसी लाइन पे हम चलने वाले हैं इस वीडियो में. सो अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने ब्रेन इंजरी की बात की है. सो ऑर्गेनिक इंजरी जो ब्रेन को, ये ऑर्गेनिक मतलब कि जो रियल इंजरी है, जो एक्चुअली किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गई या किसी इलनेस की वजह से हो गई, जो अपने आप से डेवलप हुई है कोई इंजरी, उसके बाद उसको हम ऑर्गेनिक इंजरी कह सकते हैं. सो जो ब्रेन में जब इंजरी हो जाती है तो जनरली बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, और ये किसी ना किसी तरह से इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी होता है. जब भी आप किसी ब्रेन इंजरी के पेशेंट को देखेंगे, सो उसमें कुछ आपको साइकोलॉजिकल चेंजेस भी नज़र आते हैं. ब्रेन इंजरी में आप ये भी नोटिस किया गया है कि इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, एंड बाकी अफेक्टिव एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस भी देखने के लिए मिलती है. यानी कि किस तरह से इंसान बिहेव कर रहा है और किस तरह से वो चीज़ों को सोच रहा है. आपने देखा होगा, जो ब्रेन इंजरी के अगर पेशेंट से कभी आपकी इंटरेक्शन हुआ है, सो उनका जो चीज़ें समझने और एनालाइज करने का तरीका होता है वो भी चेंज हो गया होता है. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर परसीविंग देयर सिचुएशन, है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नेगेटिव. डिसहार्टेंड हो जाते हैं, किसी और तरीके से लाइफ को देखने लग जाते हैं, है ना. सो जो ब्रेन इंजरी होती है, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी है, वो आपके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करती ही करती है. सो जो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि इंसान का जो बिहेवियर होगा या साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट पड़ा होगा, वो कितना पड़ेगा. इंजरी कितनी है, सबटल है कि ग्रॉस है, क्या बहुत डिटेक्टेबल है या नहीं डिटेक्टेबल है, उस पर भी डिपेंड करता है. सो अगर सबटल है तो जो पेशेंट है उसका उसकी सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग पे इसका असर कैसा हुआ है, वो भी देखने वाली चीज़ है जो आपको नोटिस करना होगा. ग्रॉस है, सो उसके पीछे भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसके कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं अगर ग्रॉस इम्पैक्ट हुआ है इंजरी का. जैसे कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट से हमें बहुत सारी चीज़ें पता भी चल जाएंगी, और उससे हम उसकी प्रॉब्लम के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें उससे इंटरेक्ट करने पर भी पता चल जाती है, उसके टेस्ट्स लेते हैं उससे भी पता चल जाती हैं. एंड देन जो हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं उसकी इंजरी से कि आगे जाके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस इंजरी का, और फिर हमें किस तरह के उसमें इंटरवेंशंस अप्लाई करने हैं उसको रिकवर करने में, पेशेंट अपनी सिचुएशन से रिकवर हो जाए. एंड उसके एनवायरमेंटल एडेप्टेशंस क्या-क्या होंगी, उस वो भी हमें ध्यान देना होगा. नाउ इन्होंने एक स्टोरी के थ्रू हमें बताया है कि एक इसमें यंग मैन की बात की है जिसको हेड इंजरी हुई है किसी असॉल्ट में, और इस 1 ईयर के बाद उसमें 1 ईयर के बाद मतलब 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर हम ये देखते हैं कि उसकी फिजिकल हेल्थ तो रिकवर हो गई है, लेकिन वो काफ़ी एग्रेसिव हो गया है एंड उसको जॉब भी छोड़ना पड़ गया, सेल्स मैनेजर की जॉब. रीज़न क्या था उसको जॉब क्यों छोड़ना पड़ गया, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था कोलीग्स के साथ वो बहुत अलग सा था, हॉस्टाइल हो गया था वो उनके प्रति. एंड फिर जिस तरह से वर्क को ऑर्गेनाइज पहले किया करता था उस तरह से वो अब नहीं कर पाता है. तो प्रॉब्लम में भी ये तो है कि उसको इंजरी हुई है ब्रेन के जिस पार्ट में हुई है, मे बी उसकी वजह से हुई है ये वाली इशू, या ये भी हो सकता है कि वो साइकोलॉजिकल रिएक्शन है उसका. सो वो चीज़ हम कैसे टेस्ट करेंगे, यही जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है उससे हमें आइडिया लग सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है. कॉग्निटिव डेफिसिट हो गया है. कॉग्निटिव डेफिसिट मतलब वो सिचुएशन को किस तरह से सोचने लगा है, उस पे भी डिपेंड करेगा कि क्यों उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हुई और क्यों उसको जॉब खोना पड़ गया. सो अब
जब ये इतनी सारे रीज़न हो सकते हैं, कॉग्निटिव डेफिसिट हो सकता है या डिजीज़ का रीज़न हो सकता है, तो अगर इस जो हेड इंजरी की वजह से हुआ है तो इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि मेडिसिन वगैरह हम देंगे जिससे उसके इमोशनल रिएक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट बना सकते हैं। और अगर उसका कॉग्निटिव डेफिसिट है तो फिर हमें उसको थेरेपीज के तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, सो दैट वो अपनी जो नई लिमिटेशन उसकी लाइफ में आ गई है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उस पे हम वर्क कर सके। सो नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पसेस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट्स। हमारा क्या पर्पस होना चाहिए जब हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रहे हैं, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। नंबर वन जो पर्पस है हमारा वो क्या है कि जो कॉग्निटिव डेफिसिट हमने नोटिस किया है, डिस्क्रिप्शन उसका देना, एंड देन मेजरमेंट, जो डेफिसिट कितना आया है, कैसे आया है, ये सारी चीज़ें। तो डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनिकली बेस्ड कॉग्निटिव डेफिसिट्स, इसके बारे में हमें पहले पूरा मेज़र करना पड़ेगा क्या डेफिसिट आया है, और उसके बारे में डिटेल भी देना पड़ेगा। सेकेंड इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये क्यों करते हैं, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब क्या उसमें जो भी बिहेवियरल चेंजेस आए हैं या उसके ओवरऑल फंक्शनिंग में चेंज आया है वो क्यों आया है। ऑर्गेनिक इंजरी मतलब जो ब्रेन इंजरी हुई है उसकी वजह से आया है, जो बॉडी में इंजरी हुई है उसकी वजह से आया है, या फिर मूड डिस्टर्बेंसेस हैं। क्योंकि जब तक हमें उसका ये नहीं पता चलेगा कि कॉज क्या है, हम उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिडिक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूरोसर्जिकल एक्सीजन ऑफ ब्रेन टिश्यू, यानी कि हमें ये भी देखना होगा कि अगर उसको ब्रेन सर्जरी की जा रही है, न्यूरो सर्जरी की जा रही है, उसके ब्रेन के टिश्यू को निकाला, एक्सीजन मतलब रिमूवल ऑफ ब्रेन टिश्यू, अगर ब्रेन टिश्यू निकाला जा रहा है सर्जरी में क्योंकि हेड इंजरी थी, सो क्या उस टिश्यू को निकालने के बाद हम क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, उसके क्या चेंजेस आ सकते हैं। यानी कि कॉस्ट बेनिफिट्स हमें देखने पड़ेंगे कि ये निकाला तो, लेकिन अब जैसे इन्होंने एक वर्ड दिया है टेम्पोरल लॉबेक्टॉमी। लॉबेक्टॉम जहाँ पे भी टॉमी वर्ड आ जाता है ना स्पेलिंग में, यानी कि एक्टॉमी वर्ड आता है, यानी कि निकालना, सर्जिकली रिमूव करना। तो टेम्पोरल लॉबेक्टॉमी यानी कोई एक ब्रेन के पार्ट के बारे में बात की जा रही है जिसको निकाला गया है। तो कॉस्ट बेनिफिट्स क्या होंगे, क्या उससे नुकसान ज़्यादा है कि फ़ायदा ज़्यादा है, ये सोचते हुए करना पड़ता है। एंड देन monitoring improvement or deterioration associated with recovery from exacerbation of ए न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अगर नर्वस सिस्टम के किसी पार्ट का यानी ब्रेन का कोई सर्जरी की गई है और कुछ निकाला गया है, सो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें इम्प्रूवमेंट आया है सर्जरी के बाद या और कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही है। सो रिकवरी के साथ साथ उसमें क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बॉडीली तो रिकवरी हो रही है, लेकिन क्या बाकी ओवरऑल फंक्शनिंग में क्या है, इम्प्रूवमेंट है या डिटीरियोरेशन है, ये चेक करना होता है। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ द न्यूरोसाइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, पॉजिटिव और एडवर्स, क्या उसमें न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो इफेक्ट्स आए हैं उसको भी हमें इवेल्युएट करना होगा, ये पॉजिटिव आया है कि निगेटिव आया है, फार्मेकोलॉजिकल है या नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, कौन सा देना पड़ेगा। फार्मेकोलॉजिकल मतलब दवाइयों से, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मतलब विदाउट मेडिसिन, तो किस तरह का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस है उसने इसकी कंडीशन को इम्प्रूव किया है, इसका अटेंशन को इम्प्रूव किया है, या एंटी कन्वल्सेंट जो मेडिसिन्स होती हैं वो हमें देना पड़ रहा है, जो इम्पेयर्ड लर्निंग थी उसने वो इस वजह से हो गई है, दवाइयों की वजह से हो गई है। तो ये वाली चीज़ें हमें नोटिस करना पड़ेगा, यानी सारा कुछ चेक करना होगा कि अब जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है कि एडवर्स सिचुएशन हो गई है। नेक्स्ट इज गाइडिंग रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजीज। अब जब पेशेंट रिकवर हो गया और डिस्चार्ज का टाइम आने लगा है, अब उससे ये डिस्कस करना होगा कि अब उसको रिहेबिलिटेशन कैसे देना है, क्या आगे स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिंग और एक्सप्लेनिंग डेफिसिट इन सोशल, एजुकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। हमें ये भी प्रिडिक्ट करना पड़ेगा और उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या क्या उसकी लाइफ में लिमिटेशन अब आने वाले हैं, एजुकेशन से रिलेटेड, सोशल सर्कल से रिलेटेड, एंड अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, क्योंकि हर चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी। ब्रेन इंजरी हुई है, बॉडीली मूवमेंट भी अफेक्ट हुआ है, माइंड मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, तो अब वो किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करें।
लास्ट इज मेडिको लीगल इवेल्युएशन। मेडिको लीगल इवेल्युएशन मतलब कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उसको कंपेंसेशन मिल सकता है कंपनी से इस चीज़ का जो उसको सर्जरी में कॉस्ट आया है, पैसा लगा है, या उसको कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऑक्यूपेशन वाले एरिया में दी जाएगी जहाँ पे जिसको वो अच्छे से निभा पाएगा, और वो कितना फिटनेस को अचीव कर पाएगा, उसके लिए भी इसको इंश्योर करना पड़ेगा। सो और जो भी वो आगे प्लीड करने वाला है वो कितनी पॉइंट मतलब सेंसिबल पॉइंट्स डाल रहा है अपनी प्लीड में कि उसको कितना कंपेंसेशन मिले। सो ये वाली चीज़ें जो हैं ये हम किस कैटेगरी में आती हैं, पर्पसेस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट में। कमिंग टू डायमेंशंस एंड लेवल ऑफ असेसमेंट, सो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में बात की गई है, एंड जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसको समझने के लिए, तो मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ जाके हर एक लाइन को रीड करके समझाने वाली हूँ, स्पेसिफिकली जो अंडर आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है उसको। सो इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की है कि जब आपके पास कोई रिफरल आता है, यानी कि ऐसा पेशेंट आया है जिसका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इशू है, सो उसको हम बोलते हैं रिफरल। सो जब आपके पास कोई रेफरल भेजा जाता है, सो उस रेफरल में हमेशा, यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट ने कुछ चेक किया होगा और उसने फिर नेक्स्ट को पास ऑन किया है बिकॉज वो नहीं हैंडल कर रहा है इस केस को XYZ रीजंस की वजह से। सो जब वो आपके पास रेफरल आता है तो उसमें साइकोलॉजिस्ट जनरली क्वेश्चंस भी डाल के भेजते हैं कि आई वॉन्ट टू नो वॉट इज़ द कॉज ऑफ द इशू और वाई दिस पर्सन इज बिहेविंग लाइक दैट, है ना। सो जो रेफरल का क्वेश्चन होता है ना, वो अपने इंडिविजुअल असेसमेंट किस तरह से करना है, कितने डिटेल में करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है जो आपसे पूछा गया है। मे बी कोई साइकियाट्रिस्ट पूछ रहा है या हो सकता है कोई जनरल फिजिशियन ने ही आपको रेफरल भेज के पूछा है। सो इसीलिए डिपेंड करता है कि जो रेफरल क्वेश्चन है वो क्या है, और उसी के बेसिस पे फिर आपका जो असेसमेंट होगा न्यूरोलॉजिकल, आप न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, वो इसी पे बेस्ड होगा कि आप कितना डिटेल में करेंगे और कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो भी इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप कितनी डेप्थ तक जाएंगे। बाकी पेशेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कितना विलिंग है कोई टेस्ट कराने के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने कुछ टेस्ट की लिस्ट बना ली कि भाई मैं ये टेस्ट करना चाहती हूँ, मान लीजिए उनमें से कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो पेशेंट नहीं करना चाहता है, या तो वो विलिंग नहीं है या उसकी एबिलिटी ही नहीं है, वो कर नहीं पाएगा। सो या वो समझता ही नहीं है वो लैंग्वेज, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से वो नहीं कर पाएगा। तो उसको आपको देखना पड़ेगा, एंड देन रिसोर्स बेस्ड कंसिडरेशंस भी आपको देखने पड़ेंगे कि किस जगह पे है, किस जगह पे आप असेसमेंट करेंगे, मतलब क्या पेशेंट मूव करके आपके पास आ सकता है या आपको भी कहीं और ले जाके पेशेंट को टेस्ट करना है। सो बहुत सारी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, या आपको पेशेंट के पास ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो है ही नहीं आने लायक ब्रेन इंजरी की वजह से। सो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, हो सकता है आपके पास कुछ टेस्ट ही अवेलेबल ना हो, है ना। सो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, एंड देन अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल आपको जिसने भी आपको रेफरल भेजा है उस पेशेंट का, वो कितनी जल्दी इसका रिजल्ट जानना चाहता है, उस पर भी डिपेंड करता है, और कौन कौन से टेस्ट आप जल्दी में करवा सकते हो, आपके पास कितना टाइम है उसको कराने के लिए, इस पर भी डिपेंड करता है। नाउ अब आता है बात मेजर एलिमेंट ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट। कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स होते हैं जनरली जब हम इवेलुएट करते हैं। पहली चीज़ जो हम चेक करते हैं वो करते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, किस तरह से वो इंटेलेक्चुअली कर रहा है, और उसको टेस्ट करने के लिए जनरली जो हमारे पास टेस्ट आते हैं उसमें हमें पेन और पेपर को यूज़ करना होता है, और कंप्यूटराइज्ड टेस्ट प्रोसीजर्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं इसके। नेक्स्ट इसमें इन्होंने ये भी हमें बताया है कि कोई भी जब प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम आपके सामने आई है, मतलब जो प्रॉब्लम आपको आपके पास पेशेंट लेके आया है, आपको ये भी देखना है जनरली जो पेशेंट आते हैं उनमें बिहेवियरल इश्यूज पाए जाएंगे, उनमें इमोशनल डिस्टर्बेंसेस पाई जाएंगी। सो जब आप असेसमेंट करते हैं तो आपको ये भी नोटिस करना है कि वो कितना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है उस टेस्ट को करने के लिए,
और ये भी आपको टेस्ट करना है कि जो आपका ध्यान रहेगा जब आप टेस्टिंग करेंगे इन चीज़ों का, कि आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन पेशेंट से आप निकाल पा रहे हो, या फिर जो इसको लेके आया है उससे आप इन्फॉर्मेशन कितनी निकाल पा रहे हो, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसके इस बिहेवियर या इमोशनल डिस्टर्बेंस को रिजल्ट किया है, मतलब किस वजह से इसके अंदर ये चेंजेस आए हैं। वो सारी चीज़ें आपको पता लगानी पड़ेगी जब न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात आती है। तो स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हो गया, बिहेवियरल डिस्टर्बेंस हो गया, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया, इन सारी चीज़ों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालेंगे? पेशेंट से निकालेंगे, एंड पेशेंट से रिलेटेड जो चीज इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ जहाँ रिसोर्सेज से मिलती हैं वो उससे निकालना पड़ेगा। नाउ जो रेफरल है न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के पास जब आता है, तो ज़्यादातर हम जब भी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट टेस्टिंग करते हैं तो मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट्स होते हैं उनके, मतलब हर एक डायमेंशन को टेस्ट करना पड़ता है। आपने देखे हैं प्रीवियसली भी हमने कितने सारे टेस्ट पढ़े हैं। सो वो सारे कोई ना कोई टेस्ट हमें लगाने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या केस आया है आपके पास, क्या प्रॉब्लम लेके आया है। और बहुत सारे पर्सपेक्टिव में आपको देखना पड़ेगा, एक पर्सपेक्टिव नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। फॉर्मल टेस्टिंग भी कर सकते हो आप, या फिर बिहेवियर ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू से भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी सिचुएशन कैसी है। अगर आपको लगता है कि भाई फॉर्मल टेस्टिंग से ही पता चलेगा तो वो करना पड़ेगा, और अगर आपको लगता है कि भाई देख के ही मुझे पता चल रहा है, उसके ऑब्जर्वेशन से और उसके इंटरव्यू से ही मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं है कि आप फॉर्मल टेस्टिंग में जाएँ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज पर्पस ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट। क्या पर्पस होना चाहिए? तो ये जो पर्पस है इसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी डिस्क्रिप्टिव, एंड जो दूसरा है वो है एक्सप्लेनेटरी। सो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। जो प्राइमरी है, जो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम सीवियरिटी एंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करें। ये प्राइमरी है हमारा कंसर्न। जो सेकंड है, जो एक्सप्लेनेटरी आ रहा है, एक्सप्लेनेटरी में हम क्या करते हैं, ये पूरा थ्योरेटिकली ड्रिवन प्रोसीजर होएगा जिसमें आप कॉजेज़ पता लगाएंगे, और जो हुआ है उसको, जो भी डेफिसिट आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, एक तो उसका कॉज, दूसरा उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके होने के बाद, मतलब जो उसको इशू आ रहा है उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मतलब वो उसको क्या दिक्कतें आ रही है। तो ये दोनों एस्पेक्ट पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं पेशेंट के बारे में। इनिशियल क्वेश्चन से ही जनरली हमें पता चल जाता है कि हमें ये दोनों एस्पेक्ट में कितने इन डेप्थ जाना है। तो दोनों एस्पेक्ट क्या है? पहला चीज़ आप ये बताएंगे कि टाइप एंड सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, और दूसरा आप क्या पता लगाएंगे कि उसका कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का, एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं उस इशू के होने से। सो ये चीज़ें आपको पता लगाना पड़ेगा। अब आगे जब आपने ये सब भी कर लिया है, जो पर्पस है हमारे असेसमेंट का वो हमें पता चल गया है। अब आगे आपको ये देखना है कि मेमोरी डेफिसिट भी एग्जिस्ट करता है क्या। मेमोरी डेफिसिट मतलब कि क्या वो चीज़ों टाइम के साथ चीज़ें भूल जाता है, या मेडिको लीगल पर्पस की वजह से वो आपसे टेस्टिंग के लिए आया है क्या, ये सारी चीज़ें भी आपको चेक करना पड़ेगा। देन आगे पेशेंट की मेमोरी के डिफरेंट एस्पेक्ट भी आप मेज़र कर सकते हो, जैसे कि उसका जनरल इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, एंड अगर उसका जो पर्पस है असेसमेंट का, वो आप जब देख रहे होते हैं तो आपको ये भी देखना है पेशेंट को चीज़ें याद करने में, डेली लाइफ की चीज़ें याद करने में कितनी दिक्कत आ रही है, आप थेरेपेटिक रिकमेंडेशंस उसको क्या मिले हुए हैं, एंड ज़्यादा पोटेंशियल कॉजेज़ क्या हैं उसके मेमोरी प्रॉब्लम की वजह से जो हो रहे हैं, या मेमोरी प्रॉब्लम जो आई है उसका कॉज क्या है, ये भी आपको पता लगाना पड़ेगा। एंड देन मेमोरी डेफिसिट के बारे में इन्होंने ये भी बताया है कि पुअर कंसंट्रेशन या इम्पेयर्ड परसेप्शन भी एक कॉज हो सकता है इसके। जो मेमोरी का इशू बता रहे हैं, मेमोरी डेफिसिट बता रहे हैं, ये इस वजह से भी हो सकता है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, और दूसरा उसका जो परसेप्शन है ना वो इम्पेयर्ड है, मतलब वो ठीक से चीज़ों को परसीव नहीं कर पा रहा है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, इस वजह से भी उसको मेमोरी डेफिसिट हो सकता है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितनी जो भी, और ये भी हो सकता है कि जो आपका पेशेंट है ना वो वर्बली या विजुअली
चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं, जो उसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो हो सकता है वर्बली दी जा रही है एंड वो वर्बली उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाता है, इस वजह से हो रहा है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है ये कि जो असेसमेंट है वो हमें क्या पता लगा, क्या हमें इंफॉर्मेशन कैसे हेल्प करेगी, जो भी हमने अभी तक असेसमेंट किया और क्या क्या पता लगाने की कोशिश की। सो असेसमेंट जो है ये हमें ये क्लैरिफाई करेगी कि अब पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, और उसका जो ट्रीटमेंट है उस पे हम किस एरिया में फोकस करें ट्रीटमेंट को। सो इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट के बारे में बात की हुई है। जैसे अभी डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट में हमने देखा कि उसका कॉज क्या था और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, राइट। सो इसमें हम ये सारी चीज़ें पता लगा लेते हैं। सो कितनी बड़ी है ये इशू वो हम इस डिस्क्रिप्टिव असेसमेंट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अगर किसी केस में जो रिक्वायरमेंट है वो ब्रेन इंजरी की वजह से उसको इशू आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी कि ब्रेन इम्पेयरमेंट है तो हम मेडिसिन दे सकते हैं उसको, या हम उसको कुछ और थेरेपीज दे सकते हैं जिससे वो ज़्यादा फंक्शनल हो सकता है। सो आपको एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसने ब्रेन इंजरी ने कितना इम्पेयरमेंट किया है, और दूसरा हमें ये भी ध्यान रखना है लाइफ की कौन से एस्पेक्ट पे ज़्यादा असर हुआ है जब ये इशू आया है। तो हमारा जो फोकस होगा वो एक एस्पेक्ट पे ज़्यादा हो सकता है और दूसरे पे कम भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है पेशेंट में, आपने कौन से टेस्ट कराए हैं और आपको कितना चीज़ें पता चली है। सो जैसे वो ज़्यादा फॉरगेटफुल है, या उसका कॉज क्या था, या लोकेशन ऑफ इंजरी क्या है, ये वाली चीज़ें आपको बहुत चीज़ों को में हेल्प कर देती है डिसाइड करने में। सो ओवरऑल अगर हम इस पूरे सेक्शन में देखें तो बेसिकली असेसमेंट के पर्पस के बारे में बात की गई है, तो कि जब आप असेसमेंट करते हो तो आपको देखना होगा उसका कॉज क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या हैं, लोकेशन ऑफ द इंजरी क्या है, देन आपके क्या उसके क्या क्या इम्पैक्ट आया है उस इंजरी से, एंड देन आपको प्लान करना होगा कि सिवियरिटी के अकॉर्डिंगली या उसको जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसके कॉजेज अगर आपको पता चल गया है। कभी कभी क्या होता है कि हम सोच रहे होते हैं ब्रेन इंजरी की वजह से प्रॉब्लम है, बट ब्रेन इंजरी कॉज नहीं होता, एक सिली सी चीज़ हो सकती है, वर्बल इश्यूज, बोल नहीं पा रहा है ठीक से, या उसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। सो इसीलिए बहुत सारे एस्पेक्ट पे हमें इसको सोचना पड़ेगा। कमिंग टू न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग, अब इसमें हम सारे जितने भी टेस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनकी लिमिटेशन के बारे में भी बात करने वाले हैं आगे। सो जब ब्रेन इम्पेयरमेंट होता है तो ब्रेन इम्पेयरमेंट बहुत सारी रीज़न से हो सकता है, जैसे हेड इंजरी, सब्सटेंस अब्यूज़, स्ट्रोक, या कोई इलनेस हो गई, या कुछ और कोई और अदर इंजरी अगर हुई, ब्रेन में नहीं हुई लेकिन आसपास के नर्वस सिस्टम के एरिया में हो गई। सो इसकी वजह से क्या होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। कॉग्निटिव एबिलिटी मतलब कि लैंग्वेज में फ़र्क पड़ सकता है, सोचता किस तरह से आपका पेशेंट, उस पर फ़र्क पड़ता है। देन किस तरह से वो जजमेंट कर रहा है, किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहा है, किस तरह से स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड कर रहा है, पुरानी और नई इन्फॉर्मेशन को किस तरह से याद कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे असर आता है जब भी ब्रेन इम्पेयरमेंट होता है। नाउ न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग है वो क्या क्या चीज़ें चेक कर सकती है, वो ब्रेन बिहेवियर स्किल्स जैसे कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मेमोरी, विजुअल परसेप्चुअल, अटेंशन, कंसंट्रेशन, ग्रॉस एंड फाइन मोटर एंड लैंग्वेज फंक्शनिंग, ये सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकती है। नाउ कमिंग टू कौन कौन से टेस्ट हैं, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो बैटरीज के फॉर्म में भी आते हैं और इंडिविजुअल कैटेगरी में भी आते हैं। तो जो बैटरी है इसमें यहाँ पे दो बैटरीज के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है, तो हम वन बाय वन समझेंगे। जैसे कि एक है हॉलस्टीड रेटन बैटरी। जो हॉलस्टीन रेटन बैटरी है ये 15 साल से लेके एडल्ट तक को की जा सकती है एडमिनिस्टर, और इसमें 12 सेपरेट टेस्ट होते हैं जिसको जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो इसके अलावा हम दो और टेस्ट भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, MMPI-2 एंड YS3, ये भी कर सकते हैं, और ये ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स लेती है। सोचो 6 से 8 घंटे लेती है एडमिनिस्टर करने में, एंड ये पूरा ओवरऑल जो इम्पेयरमेंट हुआ है उसका पूरा इंडेक्स बता देती है एंड सेपरेट स्कोर्स भी बता देती है। सब टेस्ट में हमें ये भी पता चल सकता है कि कौन सा पार्ट इम्पैक्टेड है, मेमोरी इम्पैक्टेड है या सेंसरी परसेप्चुअल स्किल
इम्पैक्टेड है, या कोई प्रॉब्लम लर्न करके उसको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, ये बता सकती है। बच्चों के लिए जो 5 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से इसका एक और वर्जन बना हुआ है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है लोरिया नेब्रास्का बैटरी। लोरिया नेब्रास्का बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें 11 सब टेस्ट आते हैं। टोटल 269 सेपरेट टेस्टिंग टास्क होंगे इसमें। 269, सोचो 269 टेस्ट होते हैं इसमें। ये 2.5 घंटे तक ले लेती है। और इसके जो सब टेस्ट हैं वो रीडिंग, राइटिंग, रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव स्पीच, मेमोरी, अरिथमेटिक और बाकी स्किल्स को ये टेस्ट करता है। एक और इन्होंने अप्रोच के बारे में बात की है जिसको बोलते हैं बॉस्टन प्रोसेस अप्रोच। ये बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को यूज़ करती है डिपेंडिंग अपॉन जो आपके पास जब पेशेंट आता है तो उसका रेफरल क्वेश्चन क्या है, आपके वो जिसने भी रेफ़र किया है उसने क्वेश्चन क्या पूछा है उस पर डिपेंड करेगा कि इस अप्रोच का कौन सा वाला टेस्ट आप यूज़ करने वाले हो। तो स्पेसिफिक न्यूरोसाइकोलॉजिकल क्वेश्चंस जो पूछे गए होंगे रेफरल में, उसी के बेसिस पे फिर आप टेस्ट करोगे। और जो टेस्ट और सब टेस्ट में इसकी परफॉर्मेंस आएगी आपके पेशेंट की, उसके बेसिस पे फिर आप आगे डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। जैसे कि टेस्ट प्रोसेस लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बहुत कम सब टेस्ट भी हो सकते हैं, ज़्यादा सब टेस्ट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या टेस्ट कर रहे हैं। एंड देन आपका जो रिजल्ट उसमें जो आप टेस्ट कर रहे हैं उसमें आप स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी देखेंगे कि उसकी फंक्शनिंग जब कर रहा है पेशेंट तो वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है। अब इसमें इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। सपोज न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो इवेल्युएशन है हेड इंजर्ड पेशेंट की, मतलब जिसके सर पे चोट आई हुई है, वो उसको उसकी मेमोरी स्किल पे हम चेक कर सकते हैं। सपोज कार एक्सीडेंट में हम कार एक्सीडेंट का पेशेंट है जिसका हेड इंजरी आई है और उसको मेमोरी स्किल्स पे फोकस करना है, तो बहुत सारे टेस्ट हैं जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि बेंटॉन विजुअल रिटेंशन टेस्ट हो गया, वेचेसलर मेमोरी स्केल 3 हो गया, विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट हो गया, ये सारे कर सकते हैं। तो जो रिजल्ट्स हैं वो हमें क्लियर पिक्चर बता सकते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी का। विजुअल, ऑडिटरी, सेंसरी मेमोरी किस तरह से वर्क कर रही है ये भी हमें बता सकते हैं। अगेन जब टेस्ट हो रहा होता है तो अगर पेशेंट की लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आपको डिटेक्ट हो गई कि चलो लैंग्वेज में भी ये प्रॉब्लम कर रहा है, लैंग्वेज को रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिवनेस जो है लैंग्वेज की वो ठीक नहीं है, तो लोरिया नेब्रास्का वाला टेस्ट आप कर सकते हैं। ये भी ऐड कर सकते हैं लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट करने में। सो अब बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था बैटरी भी होती है और इंडिविजुअल टेस्ट भी होते हैं। अब इंडिविजुअल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो इंडिविजुअल न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसमें वेचेसलर मेमोरी स्केल 3, बेंटॉन विजुअल रिटेंशन टेस्ट, वायस आर जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो, विस्क 3 जिसमें प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉफमैन शॉर्ट न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रोसीजर, कैलिफोर्निया वर्बल लर्निंग टेस्ट, कैलिफोर्निया वर्बल लर्निंग टेस्ट चिल्ड्रंस वर्जन एंड विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट। ये सारे इंडिविजुअल टेस्ट हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। एक डेलिस कैप्लान एग्जीक्यूटिव फंक्शन सिस्टम, ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन के लिए टेस्ट है। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को टेस्ट करता है, मतलब हाई लेवल ऑफ थिंकिंग एंड किस तरह से कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी है, किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, वो सब टेस्ट करता है। और ये 8 ईयर से 89 ईयर्स की एज तक के लोगों पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है। और ये चेक करता है कि फ्रंटल लोब जो ब्रेन का एरिया है, फ्रंटल लोब जो ब्रेन में रहता है उस वो किस तरह से इंटीग्रेट करता है, उसकी इंटीग्रिटी किस तरह की है उसको टेस्ट कर लेता है। और जो डेफिसिट है एब्स्ट्रैक्ट एंड क्रिएटिव थिंकिंग में वो भी एग्जामिन कर सकता है। सो इसको DKEFS के नाम से भी जानते हैं, डेलिस कैप्लन एग्जीक्यूटिव फंक्शन सिस्टम को। इसमें 9 सब टेस्ट होते हैं जिसमें सॉर्टिंग, ट्रेल मेकिंग, वर्बल फ्लुएंसी, डिज़ाइन फ्लुएंसी, कलर वर्ड इन्फेरेंस, टावर, 20 क्वेश्चंस, वर्ड कॉन्टेक्स्ट एंड द प्रोवर्ब टेस्ट्स, ये वाले टेस्ट शामिल है। ये जो टेस्ट हैं ये अलग अलग आस्पेक्ट कॉग्निटिव फंक्शनिंग के टेस्ट कर लेते हैं। उसमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी एसोसिएटेड है एंड ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप किस तरह की है वो भी चेक कर सकते हैं इसमें। सो जो भी ब्रेन फंक्शनिंग है और बिहेवियर, इमोशंस, ये सारे इन सब के बीच में जो इंटरेक्शन है उन सबको भी हम चेक कर सकते हैं। इस थॉट्स को और किस तरह से ब्रेन के किस साइट में इम्पेयरमेंट है वो भी हम लोकेट कर सकते हैं। नाउ जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है
जैसे इवोक्ड पोटेंशियल्स एंड EEG हो गया, रिएक्शन टाइम मेजर्स हो गए, ये टेस्ट भी अवेलेबल हैं जिनको ऐसा कुछ ऑथर्स ये भी कहते हैं कि ये वाले टेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर आपको इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को टेस्ट करना है, इंटेलिजेंस टेस्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर मेंशन टेस्ट को भी करें, ये वाले टेस्ट से भी हो जाता है। जो इवोक्ड पोटेंशियल्स जो है ये ब्रेन की एबिलिटी को टेस्ट कर लेता है कि स्टिमुलस को किस तरह से परसीव कर रहा है पेशेंट। EEG जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ब्रेन में चल रही है उसको टेस्ट कर लेता है। तो जो अभी हम एज अ साइकोलॉजिस्ट ये वाले टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। कौन कौन से, ये जैसे कैट स्कैन नहीं कर सकते, MRI नहीं कर सकते, पैट वाला भी नहीं कर सकते हैं। सो इनके फुल फॉर्म भी दिए हैं बट मैं जल्दी करूँगी क्योंकि टाइम का थोड़ा कमी रहती है मेरे पास। सो ये आप बुक से पढ़ सकते हो, यानी कि ऐसे भी स्क्रीन रुकी हुई है, अगर आप स्क्रीन को स्टॉप करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो जो साइकोलॉजिस्ट है करंटली लाइसेंस्ड नहीं है इन टेस्ट को करने के लिए, लेकिन ये जो टेक्निक्स हैं ये हमें ब्रेन स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को एग्जामिन करने में हेल्प करता है। ये वो टेक्निक्स हैं एंड ये बहुत यूज़फुल होती है ब्रेन बिहेवियर को चेक करने में एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को चेक करने के लिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि कॉर्टिकल एट्रोफी, श्रिंकेज और ब्रेन टिश्यू का लूज होना, ये वाली चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं शिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर्स डिजीज़, एनोरेक्सिया नर्वोसा, अल्कोहलिज्म एंड मूड डिसऑर्डर। इन सारी चीज़ों में ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं, ब्रेन की या तो साइज़ कम हो जाती है या बढ़ जाती है डिपेंडिंग अपॉन क्या इशू है। सो जो कंटेम्प्रेरी न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग है ना वो बहुत सारे टेस्ट को लेकर बनी हुई है। उसमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिफरेंट रिसोर्सेज से करना पड़ता है, मतलब कि अकेला न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट काफ़ी नहीं है किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए या कोई इंटरवेंशन डिसाइड करने के लिए। सो हमें एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन क्लिनिकल इंटरव्यू से मिली या बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से मिली या फिर कोई कॉग्निटिव पर्सनैलिटी के थ्रू मिली है और या फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स से जो हमने निकाला है, वो सारों को मिला के ही हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो न्यूरो साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट है ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो एक सब स्पेशलिटी है, मतलब जिसने क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है वो आगे जाके न्यूरो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ सकता है, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट भी बन सकता है। तो न्यूरो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं इनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ब्रेन स्ट्रक्चर की एंड ब्रेन के फंक्शनिंग की। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज लिमिटेशंस। सो इसमें लिमिटेशंस भी बहुत सारी हैं किसमें, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में। जो प्रिगैटेनो एंड रेडनर ने 4 मेजर इश्यूज बताए थे इसमें। नंबर 1 बताया था, नॉट ऑल चेंजेस एसोसिएटेड विद ब्रेन इंजरी आर रिफ्लेक्टेड इन चेंज टेस्ट परफॉर्मेंस। सो अगर आपने कोई टेस्ट किया और टेस्ट के रिजल्ट में गड़बड़ आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन इंजरी पक्का है। सो बहुत सारी ब्रेन इंजरी तो पता ही नहीं चलती इन टेस्ट्स को करने में, यानी ये टेस्ट सर्टेनिटी से नहीं बता सकते कि कोई इशू है आया, कि ब्रेन में कुछ गड़बड़ हुई है। सेकंड, टेस्ट फाइंडिंग्स डू नॉट ऑटोमेटिकली इंडिकेट द रीजन फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सो जो टेस्ट फाइंडिंग आई है, टेस्ट का जो रिजल्ट आया है, वो ऑटोमेटिकली हमें ये नहीं बता सकता कि ऐसी रिजल्ट क्यों आई है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्यों थी, क्या ब्रेन इंजरी थी या कोई और इशू था, मतलब डायरेक्ट डायग्नोसिस नहीं कर सकती। नेक्स्ट इज, एंड देन कॉज भी नहीं बता सकती है। नेक्स्ट इज, न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरीज आर लॉन्ग टू एडमिनिस्टर एंड देयरफॉर एक्सपेंसिव। बहुत लंबे होते हैं, घंटों घंटों लगाते हैं, 5-6 घंटे भी लगते हैं, तो इसीलिए बहुत महंगे भी आते हैं। लास्ट इज, पेशेंट्स परफॉर्मेंस इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट जस्ट बाय ब्रेन डिसफंक्शन बट ऑल्सो बाय वेराइटी ऑफ अदर वेरिएबल सच एज एज, एडुकेशन, है ना। तो अगर पेशेंट ने कोई टेस्ट किया है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसका ब्रेन डिसफंक्शन की वजह से हुआ है, वो इस वजह से भी हो सकता है कि वो एजुकेटेड नहीं है या एज रिलेटेड फैक्टर है या उस दिन वो कुछ किसी और चीज़ से डिस्टर्ब था, इस वजह से भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1। आई होप आपको ये बेनिफिशियल लगेगा वीडियो, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर पक्का करें मेरे वीडियोज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं। मेरे हार्डवर्क का बस रिजल्ट यही होना चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स इससे पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।